1700 किलोमीटर वर्ग में फैला हसदेव अरण्य का ये क्षेत्र, जहां पर इस समय हसदेव बचाओ आंदोलन जो है वो छेड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्वी कोरबा, दक्षिण सरगुजा और सूरजपुर के मध्य में ये स्थित है और इस जगह पर यहाँ के 40 गांव ने मिलकर हसदेव बचाओ आंदोलन को छेड़ा हुआ है। बाकी जानकारी हम आलोक शुक्ल जी से लेंगे और ये हमारे साथ में है, एक्टिविस्ट हैं और अब ये हसदेव बचाओ आंदोलन को जो है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। कैसे सर, आप क्या बताएंगे, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और आज आंदोलन बहुत उग्र रूप ले चुका है, ये कैसे हुआ सर? देखिए, पिछले 10 सालों से हसदेव का आंदोलन चल रहा है। ये जो हसदेव का इलाका है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहलाता है, बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। हसदेव नदी है, उसका कैचमेंट है और वन्य प्राणियों का रहवास है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो केंद्र की एक संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने ये कहा है कि यदि हसदेव के जंगल का विनाश हुआ तो हसदेव नदी खत्म हो जाएगी और मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी इसको संभाल नहीं पाएंगे। और इस हसदेव के जंगल को बचाने के लिए यहाँ की ग्राम सभाएं पिछले 1 दशक से संघर्ष कर रही हैं। चूंकि इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है और बिना ग्राम सभा सहमति के कोई परियोजना नहीं आ सकती, लेकिन दुखद रूप से फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृतियां हासिल की गई और पेड़ों को लगातार काटने की कोशिश है। आप देखिए कि दिसंबर में 21, 22, 23 तारीख को किस तरीके से अमानवीय तरीके से नेतृत्वकारी साथियों को उठाया गया, पूरे दिन उनको गैरकानूनी हिरासत में रखा गया, 91 हेक्टेयर का पेड़ काटा गया, जबकि जो प्रभावित गांव घाट बढ़ रहा है उसकी ग्राम सभा की कोई सहमति नहीं है। तो सवाल इसी बात का है कि सिर्फ एक कंपनी के कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए आप हसदेव जैसे महत्वपूर्ण जंगल को उजाड़ रहे हैं, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, जिससे जो पर्यावरण का विनाश होगा वो अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। सर, यहाँ पर कई सारी जातियां हैं, जो 10,000 से ज्यादा लोग हैं आदिवासी, वो यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में अगर अभी भी कदम पीछे नहीं लिए गए तो कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं सर? देखिए, निश्चित तौर पे जो यहाँ रहने वाले आदिवासी हैं, हम पूरे दुनिया के यदि नक्शे को उठा के देख लें तो जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है। तो आदिवासियों ने इस जंगल को बचा के रखा है, उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति, उनके बूढ़ा देव इस जंगल में है। आज यदि देश के किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्ह को नुकसान पहुंचा जाता है, मंदिर मस्जिद को, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन आदिवासियों के बूढ़ा देव, उनके भगवान को आप उजाड़ देते हैं, उनके स्थान को आप खत्म कर देते हैं, तो क्या आदिवासियों की आस्था नहीं है? तो हमें जो व्यवहार है वो सबके साथ एक सा करना होगा कि जो आदिवासियों हैं उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो सिर्फ कानून में लिखने से नहीं होगा, संविधान पे लिखने से नहीं होगा, उनका पालन करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आदिवासियों के हितों की हम बात करते हैं, लेकिन जब हसदेव आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका बयान एक टूटता हुआ नजर आता है और यहाँ दिखता है कि आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि अभी तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि आपको छत्तीसगढ़ में अडानी चाहिए, आदिवासी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का रास्ता अपनाया जा रहा है वो साफ दिख रहा है। आज देखिए, जब हम यहाँ आने की कोशिश किए, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई, जगह जगह लोगों को रोका गया। ये क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में कानून का राज है कि नहीं है, या सिर्फ एक कॉर्पोरेट को बचाने के लिए आप अडानी का राज ला देंगे? ये अपने आप में सवाल है। और छत्तीसगढ़ के लोगों में हसदेव के प्रति, क्योंकि हसदेव से आज भावनात्मक रूप से पूरा छत्तीसगढ़ जुड़ा है और पूरे छत्तीसगढ़ में एक गंभीर, एक व्यापक नाराजगी है और समय रहते यदि सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसको लेके और आंदोलन तेज होंगे। सर, सरकारें आई, सरकारें गई भी, मतलब सरकारें बदलती रही, लेकिन जो ये मुद्दा है ये बना रहा, आंदोलन है वो चलता रहा। क्या लग रहा है आगे भी इसी प्रकार रहेगा? क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं, सरकार बनी, सरकार बिगड़ी, लेकिन आंदोलन चलता रहा, इस पर कुछ नहीं किया गया, पेड़ भी कटते रहे। देखिए, निश्चित तौर पे जब 2015 में राहुल गांधी आए थे यहाँ, उन्होंने कहा था कि हसदेव का विनाश होने नहीं दिया जाएगा। लगातार यहाँ पे भूपेश बघेल जी विपक्ष में थे तब आते रहे, लेकिन सत्ता में आने के बाद 5 साल हसदेव के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। हम लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के गए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यपाल के आदेश के बाद भी ग्राम सभा की जांच का आदेश नहीं हुआ और फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर आपने वन स्वीकृति जारी की। तो कहीं ना कहीं आज आप विपक्ष में हैं और आप आ रहे हैं कि हम हसदेव के साथ हैं, लेकिन जो आपने सत्ता में रह के जो आपके पास अवसर था हसदेव को बचाने का, वो आप खो चुके हैं और जनता ने इसीलिए उसका खामियाजा
भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है कि आदिवासी इलाकों में आप साफ हो गए हैं। तो सवाल यही है कि आप विपक्ष में हैं तो जनता के साथ हैं, सत्ता के साथ है तो आप कॉर्पोरेट के साथ हैं। ये जो चरित्र है राजनीतिक दलों का, जनता भी इसको समझ रही है। सर, जब विपक्ष में बीजेपी भी थी तो उनके भी जो नेता थे, चाहे हम बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, वो भी आपके साथ इसी मंच पर मंच को साझा किया करते थे। लेकिन आज आदिवासी मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। उम्मीदें बहुत रही होंगी, सरगुजा से वो भी आते हैं और इन हालातों से वो भी वाकिफ है। क्या लग रहा है, क्योंकि अभी सरकार बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहूंगी, लेकिन आपको लगता है कि वो इन सारी चीजों से वाकिफ है तो कोई कड़ा निर्णय ले सकते हैं? देखिए, सरकार का रुख तो बहुत स्पष्ट हो गया है। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और आपका विभागीय मंत्री नहीं बना और यहाँ पे हजारों की फोर्स लगा के आपने दमन करके पेड़ को काट दिया। आज जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार रहा है वो दिख रहा है कि आप यहाँ पे जो नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकार का जो स्पेस है उसको भी कुचल रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो है स्वीकृति दी, लेकिन वो स्वीकृति केंद्र ने दी, फिर कांग्रेस ने दी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसी कांग्रेस ने 2000 लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो ब्रजमोहन आए और तमाम नेता आए। अरे यदि कांग्रेस ने दी है तो आप निरस्त कर सकते हैं। आपने हाफ बिजली योजना को इसीलिए कैंसिल कर दिया कि आप कह रहे हैं कि वो पिछले सरकार का निर्णय है। तो जो कॉर्पोरेट हित के लिए पिछली सरकार का निर्णय है आप उसको लागू कर रहे हैं और जनता के हित के निर्णय को आप कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो एक चरित्र दिख रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि 5 साल निकलने में वक्त नहीं गुजरता। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की तो आज कांग्रेस विपक्ष में है, भाजपा वादा खिलाफी करेगा तो भाजपा को भी फिर वापस विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आप मंच पे थे तब भी आपने एक बात जो है जोर शोर से कही कि अभी बस्तर बचा हुआ है और अगर हसदेव को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब बस्तर पर भी इसी प्रकार का प्रहार होगा। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा पर अडानी की निगाहें हैं और अडानी कोल माइनिंग से लेके आयरन ओर तक सब कुछ उजाड़ना चाहता है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आज यदि सबसे ज्यादा संकट है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों पर है। और इसीलिए अब आदिवासी भी इस बात को समझ रहा है और वो तय कर रहा है कि इस लड़ाई को अब हमें सामूहिकता के साथ लड़ना पड़ेगा। ये अकेले अकेले लड़ाई नहीं होगी, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आगामी दिनों में बजट सत्र के दरमियान हम ये सोच रहे हैं कि राजधानी रायपुर में कुछ बड़ा प्रदर्शन किया जाए, बड़ा मार्च किया जाए ताकि हसदेव को बचाया जा सके। सर, ये हसदेव का क्षेत्र आप में से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। 82 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की तितलियां पाई जाती है और उससे भी ज्यादा 167 प्रकार के जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आपको लगता है कितना नुकसान पहुंचेगा अगर इसी प्रकार खदानों का जो खनन है वो चलता रहेगा और खदानें खुलती रहेंगी? देखिए, नुकसान ये है कि जो हाथी है वो राजधानी में पहुंचेगा, सीएम हाउस तक पहुंचेगा। सवाल यही कि हसदेव जैसा प्राकृतिक साल का वन, इसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। लाखों जीव इसके अंदर हैं, कितने विलुप्त प्राय जो हैं वो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, तो इसकी तो कोई भरपाई ही नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि हसदेव के जंगल के विनाश की जो कीमत है वो हर नागरिक को चुकानी पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन के दौर में वो कीमत बहुत भारी पड़ेगी। कुछ कीमत आपको भी चुकानी पड़ी। कुछ दिन पहले आप भी शायद इसी जंगल की ओर थे तो आपको नजरबंद कर दिया गया था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? बिल्कुल, जब पिछले दिनों पेड़ कट रहा था तो मैं आ रहा था हसदेव की तरफ, तो कटघोरा में सिविल ड्रेस में लोग आए, अपने आप को पुलिस कहा, आइए, आई कार्ड भी नहीं दिखाया गया और एक तरीके से गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। 5 घंटे फोन ले लिया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस कम से कम आप कानून का तो पालन करिए। आप हमें घर वालों को सूचना भी नहीं देने दे रहे हैं। जब कहीं से मीडिया को पता चला, विधानसभा में हल्ला हुआ, तब आपने छोड़ा है। तो यही दिख रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर की पुलिस जो है वो कानून का पालन तो नहीं कर रही है, वो अडानी से नियंत्रित होकर काम कर रही है और इसीलिए देश में आरोप लगता है कि मोदी अडानी एक साथ है। तो जैसा कि आलोक शुक्ला जी ने बताया कि ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहेगी। सरकारें आएंगी, सरकारें बदलेंगी। पिछली बार कांग्रेस की सत्ता थी और जैसे ही उन्होंने अपना रुख अपनाया, सत्ता हाथ से चली गई। अब बीजेपी की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उनका भी जो हाल आलम है वो सही नहीं दिख रहा है इन आदिवासियों के प्रति। तो देखना ये होगा कि अब जो आदिवासी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हसदेव अरण्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन आदिवासियों का क्या होता है जब वो रायपुर पहुंचते हैं, जब वो सीएम से मिलते हैं और जब वो इस आंदोलन को और उग्र करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, हरिहरपुर, सरगुजा।